गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने लेसन नंबर 4 में अभिप्रेरणा की तकनीकें से पहले वाला टॉपिक जो है पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा की तकनीकें, यानी अभिप्रेरणा किस प्रकार से, कौन कौन से तरीकों से एक कर्मचारी को मोटिवेट किया जा सकता है। तो दो प्रकार की तकनीकें हैं, एक तो है वित्तीय तकनीकें, दूसरी हैं अवित्तीय तकनीकें। वित्तीय तकनीकों का मतलब होता है कि जिसमें आप कर्मचारी को पैसे का लालच देकर के काम करा रहे हैं, तो वो तकनीकें जो है वित्तीय तकनीकें कहलाती हैं, जिसमें आपके उच्च वेतन है, बोनस है, आपके वेतन वृद्धि है, पेंशन है, बीमा है, भविष्य निधि है, ये सब चीज़ें जिनमें पैसे के रूप में उसको जो है चीज़ें दी जा रही हैं या पैसा दिया जा रहा है किसी न किसी काम के बदले, वो तकनीकें जो हैं वो वित्तीय तकनीकें कहलाती हैं। इसके बाद है सेकंड अवित्तीय तकनीकें, यानी इस तकनीक में व्यक्ति को अभिप्रेरित तो किया जा रहा है, लेकिन उसको पैसे के रूप में अभिप्रेरित नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको कुछ ऐसा दिया जा रहा है जिसके बदले में वो काम करने के लिए प्रेरित हो रहा है। तो अवित्तीय तकनीकों में पहला है पद एवं सेवा सुरक्षा, यानी अगर किसी को उच्च पद पर काम करने के लिए दिया जाए और उसको उस पद पर लगाया जाए तो वो अच्छा काम करेगा, प्रेरित होगा। या उसको सेवा सुरक्षा का मतलब है कि जिस सर्विस में उसको लगाया जा रहा है उसको ये निश्चिंत हो कि वो लंबे समय तक उसी संस्था में लगा रहेगा और काम करता रहेगा, तो वो व्यक्ति जो होता है वो अपने आप ही प्रेरित होकर के अच्छे से अच्छा काम करता है। इसके बाद है प्रशंसा एवं सम्मान, यानी अगर किसी व्यक्ति को किसी भी अच्छे काम के लिए उसको प्रशंसा की जाए उसकी, या उसका सम्मान किया जाए, तो वो व्यक्ति जो है संस्था के प्रति निष्ठावान होकर के अच्छा कार्य करने लग जाता है। प्रबंध में सहभागिता, प्रबंध में सहभागिता का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति गुणवान है, उसमें बहुत अच्छी जो है टैलेंट है, और अगर आप समय समय पर जो प्रबंधकों की मीटिंग्स होती रहती हैं कंपनी में, अगर उन मीटिंग्स में जो कर्मचारी है उसको अगर हम समय समय पर प्रबंध में शामिल करते रहें, वाद विवाद जो विचार गोष्ठियाँ होती रहती हैं उनमें अगर शामिल करते रहें, तो वो अपने आप को क्या महसूस करता है, गर्व महसूस करता है, और वो अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होता है। चौथा है प्रभावी नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण। अगर कर्मचारियों के काम करने के ऊपर जो पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी होते हैं, यानी जो चेकिंग करने वाले अधिकारी होते हैं, अगर वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे से चेकिंग करते हैं, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं और उनके साथ अच्छे रिलेशन बना करके रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनके जो नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। फिर अधिकार प्रत्यायोजन। अधिकार प्रत्यायोजन का मतलब होता है कि अगर किसी कर्मचारी को कोई कार्य सौंपा जाए और कार्य से संबंधित अधिकार उसे दे दिए जाएं ताकि वो अच्छे से अच्छा कार्य कर सके, तो वो व्यक्ति भी जो है वो अभिप्रेरित होता है। इसके बाद है कार्य विस्तार या परिवर्तन। अगर किसी व्यक्ति को नया नया काम सीखने की इच्छा होती है, वो नए नए काम सीखना चाहता है, तो समय समय पर उसके काम को बढ़ाते रहना और अलग अलग जगह पर उसको लगाते रहना, ताकि वो जगह जगह अलग अलग जा कर के और ज़्यादा बढ़िया कार्य सीख सके, सारा कार्य सीख सके। तो ये भी क्या होता है, कार्य विस्तार और कार्य परिवर्तन भी, इससे क्या होता है कि इंसान अपने आप को गर्व महसूस करता है, उसको गर्व महसूस होता है कि बाकी लोगों से मैं अलग हूँ और बाकी लोगों से मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा काम दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो अभिप्रेरित होता है। इसके बाद है समूह चर्चा। जब भी किसी प्रॉब्लम या किसी भी समस्या का समाधान करना हो, तो जो वर्कर्स होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं उनको अगर सामूहिक चर्चा में शामिल किया जाए और उनके भी विचार सुने जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो भी कर्मचारी जो होते हैं वो अभिप्रेरित होते हैं। विकास के अवसर। अगर कोई व्यक्ति अपने जो अस्तित्व है उसका विकास करना चाहता है, यानी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता है, अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसको विकास के अवसर भी दिए जाने चाहिए। इसके बाद है प्रतिस्पर्धा और चुनौतियाँ। अगर कोई व्यक्ति जो है कठिन से कठिन काम करने को तैयार हो जाता है और उसको कंपटीशन दिया जाता है किसी भी व्यक्ति से कि अगर इस व्यक्ति से तेज आपने काम किया या इस व्यक्ति से पहले आपने काम कर लिया तो आपको जो है वो सम्मानित किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित होता है। इसके बाद है स्वस्थ वातावरण। ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए उस कार्य का वातावरण अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अधिकारी और कर्मचारियों का आपस में जो वातावरण है या आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है, तो काम बहुत अच्छा होगा और कर्मचारी अपने स्वस्थ वातावरण में अच्छा कार्य करके देंगे। ये तो थी हमारी अभिप्रेरणा की तकनीकें। अब हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के विचारधाराएं, यानी
अभिप्रेरणा की कौन कौन सी विचारधाराएं ऐसी हैं जो प्रचलित हैं, तो इसमें बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने प्रबंधकों के ऊपर रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये विचारधाराएं प्रतिपादित की। तो इसमें मास्लो हैं, हजबर्ग हैं, मैकग्रेगर हैं, ऑची हैं, उर्विक हैं, ये बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने समय समय पर रिसर्च करके बहुत सारी अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से पहली विचारधारा हम पढ़ेंगे मास्लो की आवश्यकता क्रम आधारित विचारधारा। यानी मास्लो ने किसी भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी तरीका होना चाहिए वो निर्धारित करने के लिए अपनी विचारधारा दी है। इनका पूरा नाम है अब्राहम एच मास्लो और इन्होंने ये विचारधारा प्रतिपादित की 1943 में यानी 1943 में। इनकी विचारधारा के अनुसार इन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जो होता है अगर उसको हम अभिप्रेरित करते हैं तो उसके अभिप्रेरित करने का एक क्रम होता है, यानी उस क्रम में ही वो व्यक्ति अभिप्रेरित होता है जो क्रम इन्होंने यहाँ पर दिया है। अब ये क्रम क्या है? हम मास्लो ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सबसे पहले उसकी शारीरिक आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, यानी कोई भी व्यक्ति जो होता है वो सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताओं के लिए अभिप्रेरित होता है, यानी वो कोई भी काम करने को तैयार होता है। तो शारीरिक आवश्यकताएं कौन सी हैं? भोजन है, कपड़ा है, मकान है। अगर कोई व्यक्ति भूखा है, उसे भोजन नहीं मिला हुआ है, या उसको पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिल रहे हैं, या उसको रहने के लिए मकान नहीं है, तो वो व्यक्ति सेकंड जो आवश्यकता है उससे अभिप्रेरित नहीं होगा। उसको अभिप्रेरित करने के लिए हमको उसको सबसे पहले भोजन, कपड़ा, मकान की व्यवस्था करनी होगी, तब जाकर के वो अभिप्रेरित होगा। जब वो शारीरिक आवश्यकताएं उसकी संतुष्ट हो जाती हैं, यानी उसके पास भोजन, कपड़ा, मकान, उसको सब कुछ मिल जाता है, तो फिर वो शारीरिक आवश्यकताओं से प्रेरित करने पर प्रेरित नहीं होता। फिर उसकी दूसरी आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैं, वो होती है सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। सुरक्षात्मक आवश्यकताओं में क्या है कि जैसे उसको पेंशन मिले भविष्य में, उसकी सर्विस जो है वो सिक्योर हो जाए, उसको आगे सर्विस कंटिन्यू वहीं रहे, उसको बीमा करवा सके, वो समाज में अपने जो है वो रहन सहन के लिए अपने अच्छे से जो है वो स्टेटस को मेंटेन कर सके। तो ये कहलाती हैं सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, जिसके लिए वो अपने आप भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। तो जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट हो गई तो वो सुरक्षात्मक आवश्यकताओं से अभिप्रेरित होगा। जब उसकी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं पूरी हो गई तो वो सुरक्षात्मक आवश्यकताओं से प्रेरित नहीं होगा, बल्कि वो अगली आवश्यकता जो तीसरी आवश्यकता है उसकी स्नेह या अपनत्व की आवश्यकता। अब ये स्नेह या अपनत्व की आवश्यकता क्या है? जब वो रोटी, कपड़ा, मकान से संतुष्ट हो जाता है, उसको सुरक्षा मिल जाती है, तो वो ये चाहता है कि जो समाज है वो उसको सम्मान दे, समारोह वगैरह कोई हो तो उसको बुलाया जाए, उसको अतिथि के रूप में निमंत्रण दिया जाए। तो ये जो आवश्यकताएं होती हैं, ये स्नेह या अपनत्व की आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें वो समाज से मान सम्मान चाहता है। ये आवश्यकता ऐसी है कि अगर किसी व्यक्ति की ये आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं होती तो वो व्यक्ति फिर समाज से विद्रोह करने लग जाता है। इसलिए स्नेह या अपनत्व की आवश्यकताएं ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनमें व्यक्ति को मान सम्मान चाहिए होता है समाज से। जब ये तीन आवश्यकताएं व्यक्ति की संतुष्ट हो चुकी होती हैं तो वो चौथी आवश्यकता पर पहुंचता है, यानी स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं। अब व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान अच्छे से मिलने लगा है, सुरक्षा भी उसकी हो गई, उसकी सारा भविष्य सुरक्षित हो गया, उसको समाज में मान सम्मान भी मिल रहा है, तो अब व्यक्ति क्या हो जाता है? स्वाभिमानी हो जाता है, यानी अहंकारी हो जाता है। अब व्यक्ति अहंकारी इसलिए हो जाता है कि वो जो चाहता है वो उसको मिले, इसके लिए वो प्रयास करता है। तो जो उसके अहम को शांत करने वाली आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो मास्लो कहते हैं कि उसके अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं जो होती हैं व्यक्ति की अहंकार की आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें वो जो चाहता है वो उसको मिलना चाहिए, तभी वो व्यक्ति अभिप्रेरित होगा। आखिरी में जो है आत्मविकास की आवश्यकता। अब हम ये कहते हैं कि जब व्यक्ति को सब कुछ मिल गया समाज में तो उसको और लालच दिया नहीं जा सकता, यानी और काम करने का लालच नहीं दिया जा सकता। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर कहें कि लता मंगेशकर जो हैं वो इतने सालों से संगीत की दुनिया में लगातार अवार्ड जीतती आ रही हैं, लेकिन अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो आत्मविकास की आवश्यकता तक पहुंच गई। अब उनको कोई भी सम्मान, मान कुछ भी दिया जाए उनके ऊपर वो प्रभाव नहीं करेगा। अब वो किससे प्रेरित होंगी? जब वो खुद चाहेंगी तब वो अपने आप से प्रेरित होंगी, अन्यथा वो किसी भी लालच से प्रेरित नहीं होंगी। तो ये जो आवश्यकताएं होती हैं, ये आवश्यकताएं आत्मविकास की आवश्यकताएं कहलाती हैं।
ये आवश्यकताओं का क्रम मास्लो ने निर्धारित किया है। नंबर 1 शारीरिक आवश्यकताएं सबसे नीचे हैं, फिर सुरक्षात्मक आवश्यकताएं उससे ऊपर हैं, फिर स्नेह और अपनत्व की आवश्यकताएं उससे ऊपर हैं, फिर स्वाभिमान की आवश्यकताएं उससे ऊपर हैं, और लास्ट आत्मविकास की आवश्यकताएं सबसे ऊपर हैं। इस डायग्राम को इस तरीके से बनाने का कारण ये है कि इसमें जो सबसे ज्यादा आवश्यकताएं हैं वो हैं शारीरिक आवश्यकताएं, क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति जो होता है वो सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताओं से ही, ज्यादा व्यक्ति जो होते हैं शारीरिक आवश्यकताओं से ही अभिप्रेरित होते हैं, फिर थोड़े कम सुरक्षात्मक से होते हैं, फिर उससे भी कम अपनत्व या स्नेह की आवश्यकताओं से अभिप्रेरित होते हैं, फिर उससे भी कम स्वाभिमानी आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं, और लास्ट में जो आपके आत्मविकास है, ये सबसे कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उससे प्रेरित होते हैं। तो ये हमारा एक तो आपकी कंप्लीट हो गई अभिप्रेरणा की तकनीकें, और दूसरा कंप्लीट हो गया आपके अभिप्रेरणा की विचारधारा, जिसमें हमने अभी पढ़ा मास्लो की विचारधारा। आगे हम सेकंड विचारधारा पढ़ेंगे अगले टॉपिक में।